Hello student, welcome again in ICPS online classes. Today we're discussing the basic accounting term part 3. First of all, we discuss stock or inventory. As we discussed earlier, goods may be different according to its nature. Like when we purchase goods, it is purchase. When we sold goods, it is called sell. When we goods return to our supplier, it is known as purchase return. And when goods returned by our customer, it is known as sales return. So now we discuss the stock. The term stock refers to include the value of goods remaining unsold at the end of accounting year with the business entity. In case of trading concern, it is including unsold stock at the end of accounting year, while in the case of manufacturing concern, it is include raw material, work in progress. Work in progress means semi manufactured goods or partly manufactured goods and finished goods. तो पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम पे जब ईयर एंड होता है तो ईयर एंड में जो हमारा रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स जितनी भी पड़ी हुई है उन टोटल अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाता है। तो स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब ये हुआ कि साल के एंड में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर अपन पूरे अपने बिजनेस कंसर्न के टोटल गुड्स को अपन काउंट करें तो उसकी जो वैल्यू आती है वो कहलाती है वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो अब जो ट्रेडिंग यूनिट है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ये है जो ट्रेड करते हैं, यानी कि रेडीमेड गुड्स या मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो परचेज करते हैं और वो सेल करते हैं, तो उनको ट्रेडिंग यूनिट कहा जाता है। तो ट्रेडिंग यूनिट में जो भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी गुड्स बची हुई है अनसोल्ड, वो सारा कहलाएगा स्टॉक। तो ये वापस पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एंड ऑफ ईयर ये कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक और बिगनिंग ऑफ द ईयर ये ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो इसको भी हम समझते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को। द स्टॉक में भी आल्सो टू टाइप, नेमली ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इट रेफर टू द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो भी अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और यही एंड ऑफ ईयर जो पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स इट इज़ अमाउंट गुड्स लाइंग अनसोल्ड बिजनेस एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी अनसोल्ड स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो ये भी ध्यान यहाँ देना है कि जो भी अनसोल्ड स्टॉक इस ईयर के एंड में बचेगा वो इस अकाउंटिंग ईयर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक ही अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, क्योंकि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ भी ये चीज़ ध्यान देने की है। इट इज़ आल्सो टू बी नोटेड दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो ये समझा हमने स्टॉक को। अब अगली जो बेसिक टर्म है वो हम समझने जा रहे हैं, वो है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कंबाइंडली बोला जाता है डेटर और बिल रिसीवेबल को। डेटर और बिल रिसीवेबल को हम अलग अलग समझेंगे। पहले हम ट्रेड रिसीवेबल को समझने जा रहे हैं। द टर्म ट्रेड रिसीवेबल has been used in revised schedule 6 of Company Act 1956 and now in Company Act 2013 to represent both debtor and bill receivable for the first time. Trade receivable are those person or firm to whom either goods have been sold on credit or services rendered on credit on they have agreed in writing to pay specific amount at the future date to the seller of goods and services. It would be better to know about debtor and bill receive separately. अब यहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल कहा गया है, कंपनी एक्ट जो पहले 1956 में कंपनी एक्ट जो बना था वही अब रिवाइज्ड होकर कंपनी एक्ट 2013 बन गया है। तो
उसके अकॉर्डिंग जो हमारे डेटर और बिल रिसीवेबल हैं वो मिलके ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट है जो गुड्स या सर्विस के बदले, जो हमने किसी को उधार दिए उसके बदले जो हमारे पैसे लेने हैं वो मिलके ट्रेड रिसीवेबल हो सकते हैं। वो डेटर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और बिल रिसीवेबल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब हम डेटर और बिल रिसीवेबल को अलग अलग समझते हैं। तो डेटर का मतलब क्या होता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ये बार बार वर्ड हैं जो आपके आगे आएंगे, जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से समझनी है। तो इसमें डेटर को हम समझने जा रहे हैं, द पर्सन और फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट और सर्विस रेंडर ऑन क्रेडिट कॉल्ड डेटर। डेटर वो पर्सन है जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, कुछ भी उधार बेचा है उसको, या अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो कोई सर्विस हमने क्रेडिट पे दी है, तो वो हमारे डेटर बन जाते हैं। उस पर्सन से हमारा रिलेशन डेटर का बन जाता है। टिल दे मेक द कंप्लीट अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स देम दे विल बी कॉल्ड डेटर। जब तक कि वो पैसा हमारा जो बाकी है वो नहीं दे देते तब तक हम उनको डेटर बोलेंगे। तो कुल मिला के डेटर का मतलब क्या हुआ, वह पर्सन जिसको हम उधार बेचते हैं, या तो गुड्स दिए या कोई सर्विस हमने उधार प्रोवाइड की है। तो इन शॉर्ट, द पर्सन or firm to whom goods have been sold on credit और services rendered on credit called debtor। डेटर के बाद आता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में क्या होता है, वही डेटर अगर बिल एक्सेप्ट कर लेता है और उस पेमेंट को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पे करने का एक्सेप्ट करता है, तो वो हमारा बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है। डेटर कन्वर्ट इनटू बिल रिसीवेबल। तो बिल क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन बाय सेलर ऑफ गुड्स ऑन द बायर ऑफ गुड्स डायरेक्टिंग द लेटर टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट एट द फ्यूचर डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक रिटन फॉर्म में एक पेपर पे लिखा हुआ रिटन है, जिसमें जो भी सेलर है गुड्स का वो रिटर्न में ऐसा उसको डायरेक्ट करता है कि वो जो भी पैसा है इन फ्यूचर उसको देगा। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज तब बनता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल। यही बिल ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल बन जाता है जब गुड्स का जो सेलर है वो ये बिल लिखता है, वो ड्रोवर को भेजता है और ड्रोवर उसको एक्सेप्ट करके वापस दे देता है। तो ड्रोवर उसको ड्रॉ करेगा और आगे जो भी उसका डेटर है उसको भेजेगा, और डेटर जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो डेटर एक्सेप्टर बन जाता है या ड्रॉ भी बन जाता है, और वो उस पेमेंट को इन फ्यूचर करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल बन जाता है। तो बिल रिसीवेबल में एक तरह से क्या है, पर्टिकुलर पर्सन ये एक्सेप्ट करता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो अमाउंट वापस पे करेगा। तो तब तक तो हमारा डेटर से रिलेशन डेटर का है, और जब डेटर उस जैसे पर्टिकुलर हमने एक एक्स पर्सन है जिसको 10,000 का सेल किया, तो जैसे ही सेल किया तो क्रेडिट पे सेल किया है तो वो हमारा डेटर बन गया। अब मान लो वो इन फ्यूचर टाइम से पैसा दे या नहीं दे, तो हम उसको बाउंड करने के लिए क्या करते हैं कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं रिटर्न फॉर्म में। तो हमने लिखा है तो हम सेलर हैं, तो हम बन गए ड्रोवर, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है ड्रोवी या एक्सेप्टर। उसमें ये एक्सेप्ट करता है कि मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे मान लो 1 मंथ के बाद वो पेमेंट का एक्सेप्ट करता है, तो वो एक्सेप्ट करके उस बिल ऑफ एक्सचेंज को वापस अपने को देता है, तो अपने लिए वो बिल रिसीवेबल बन जाता है और अगले के लिए वही चीज़ बिल पेबल बन जाती है। तो ये हमने समझा बिल रिसीवेबल को। अब हम नेक्स्ट जो अपनी अकाउंटिंग टर्म है वो डिस्कस करेंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल उसके ट्रेड रिसीवेबल के अपोजिट हो गए। ट्रेड पेबल वो हैं जिनको हमें कुछ पेमेंट देना बाकी, यानी कि जिनसे हमने कुछ उधार खरीदा है। ट्रेड रिसीवेबल में तो क्या था, जिसको हमने उधार बेचा है या उनसे जो पैसा लेना है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो देंगे। तो यहाँ पे हम पैसा मांग रहे हैं और यहाँ वो हमारे लिए एसेट्स बन जाते हैं, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो ट्रेड पेबल को हम समझते हैं। द टर्म trade payable have been used for the first time in revised schedule 6 of the Company Act 1956 and now in Company Act 2013 to represent both creditor and bill payable। trade payable जो है शॉर्ट में
क्रेडिटर और बिल्स पेबल मिला के जो टोटल अमाउंट है वो हमारे लिए ट्रेड पेबल कहलाते हैं। ट्रेड पेबल्स आर द पर्सन और फर्म फ्रॉम whom we have either purchased goods or procured services on credit, or we have accepted in writing to pay a specific amount in future to date of seller of service or his order. It will be better understand both term separately. तो इन दोनों को हम अलग अलग भी समझेंगे, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को। तो ये वो पर्सन है जिससे या तो हमने उधार लिया है या कोई पैसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पे करने का एक्सेप्ट किया है। तो ये हमारे लिए बिल पेबल और क्रेडिटर मिल के बन जाते हैं ट्रेड पेबल्स। अब इनको हम अलग अलग समझते हैं। पहले तो हम समझते हैं क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर आर द पर्सन और फर्म फ्रॉम whom we have purchased goods और procured services on credit। क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे हमने उधार में कुछ खरीदा है या कोई सर्विस ली है उधार में, तो उसको वो पैसा देना हमारे लिए बाकी निकल रहा है, तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। They will continue to remain our creditor till we clear this account with the payment. Creditor are shown in liability side in balance sheet under the head of current liabilities. इन फ्यूचर जब हम आगे सीखेंगे बैलेंस शीट तो उसमें ये करंट लाइबिलिटीज माने जाते हैं। तो क्रेडिटर वो पर्सन हो गए जिससे हमने कुछ उधार खरीदा है और उनको वो पैसा हम पर्टिकुलर टाइम के पीरियड जब तक नहीं देंगे उस पीरियड तक हम वो जो है हमारे लिए क्रेडिटर रहेंगे। और इसमें गुड्स भी हो सकता है या कोई हमने सर्विस ली हो सकती है उनसे उधार, लेकिन उनको पैसा देना बाकी है और ये हमारे लिए लाइबिलिटी है और ये करंट लाइबिलिटी मानी जाती है। और करंट लाइबिलिटी हमने पहले ही समझी थी। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ये करंट लाइबिलिटी हेड में शो होंगे। तो ये तो हुए क्रेडिटर। अब बिल्स पेबल। बिल्स पेबल एक तरह से वो अमाउंट है जो क्रेडिटर को हमको देना था, लेकिन क्रेडिटर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया तो उसमें अगला जो क्रेडिटर है वो हमारे लिए ड्रॉअर बन गया और हम यहाँ पे ड्रॉ भी बन गए जिसको हमको वो पैसा चुकाना है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो उस बिल में जो लैंग्वेज है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो पैसा देना है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बिल हमारे लिए बिल पेबल बन जाता है क्योंकि उस बिल का पैसा हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देना होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे और डिटेल में। द बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज drawn by seller of goods become drawee of the bill. On the acceptance of the bill of exchange it become bills payable for the buyer. buyer यानी कि हमने जो उससे खरीदा है उसके बदले में हम बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पैसा हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देंगे। तो हम ड्रॉवी बन गए, अगला ड्रॉअर बन गया और उसको पैसा हमें देना निकल रहा है, इसलिए ये बिल हमारे लिए पेबल बन गया। तो ये बिल्स पेबल होता है और ये भी करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो हमने सेपरेट समझा क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अब अगली अकाउंटिंग टर्म हम समझने जा रहे हैं, वो है गुड्स। गुड्स को हमने पहले भी डिस्कस किया है। गुड्स क्या होती है? जिसका हम बिजनेस कर रहे होते हैं पर्टिकुलर, जैसे कोई भी स्टेशनरी का व्यापारी है तो उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है। कोई शॉपकीपर मेडिकल स्टोर चलाता है तो जो भी मेडिकल का सामान है उसके लिए गुड्स है। या कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप चलाता है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी बड़े हुए इसकी शॉप में वो गुड्स हैं। तो यहाँ पे हम गुड्स को समझेंगे। तो गुड्स रेफर एट द प्रोडक्ट इन विच द फर्म इज डीलिंग। इट इज बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट और इट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट। द आइटम so purchased or produced by a part of stock in trade of the business entity. Other item purchased for use for the business are not included in goods. यानी कि वो आइटम जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे तो हम उसको खरीदें या उसका मैन्युफैक्चरिंग करें, प्रोड्यूस करें, जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं और वो हमारे स्टॉक का पार्ट है जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए गुड्स हो गया। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे एक फर्नीचर का डीलर है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ फर्म डीलिंग इन फर्नीचर बाय चेयर एंड टेबल इज टर्म एज अ गुड्स। फर्नीचर का जो भी बिजनेस कर रहा है वो अगर चेयर टेबल खरीदता है तो वो गुड्स कहलाएंगी। बट इफ अ फर्म डीलिंग हार्डवेयर आइटम बाय अ टेबल एंड चेयर इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट्स। कोई हार्डवेयर का बिजनेसमैन है और वो ये फर्नीचर खरीदता है, टेबल चेयर खरीदता है, तो वो उसके लिए फर्नीचर नहीं होके गुड्स नहीं होके फर्नीचर हो गया। तो कुल मिला के जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसको सेलिंग पर्पज से हमने खरीदा है, वो हमारे लिए गुड्स हैं
और जिसको यूज़ करने के लिए खरीदा है वो हमारे लिए एसेट्स हैं। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर का बिजनेसमैन है उसके लिए वो गुड्स ट्रीट नहीं होके फर्नीचर ट्रीट होगा। तो जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो उस समय हमें गुड्स और एसेट्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा, और उसमें एसेट्स को एसेट्स के नाम से, जैसे मशीन खरीदी तो मशीनरी अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, और वो चीज़ खरीदी जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमारे परचेज अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ ये हमें डिफरेंस अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसी के अलावा एक एग्जांपल और है जिसमें स्टेशनरी आइटम अगर हमने ख़रीदा है स्टेशनरी डीलर के लिए तो वो गुड्स हुआ, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का डीलर है और उसने स्टेशनरी खरीदी तो उसके लिए वो एक्सपेंसेस हो गया, गुड्स नहीं हुआ। तो ये था गुड्स। अब हम अगला जो है अकाउंटिंग टर्म समझने जा रहे हैं वो है कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि जो भी पर्टिकुलर कोई भी हमने एक्सपेंसेस किया है किसी भी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट या एक्टिविटी पे, तो वो हमारे उस प्रोडक्ट या एक्टिविटी की कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर और चार्जेबल टू ए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो ये कॉस्ट होता है। अब हम समझते हैं अगला वाउचर। वाउचर भी हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि जर्नल में जब भी हम एंट्री कर रहे हैं तो उससे पहले हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। वाउचर क्या होता है वो समझते हैं। A voucher is a written document prepared by the accountant providing the evidence of the business transaction. वाउचर जो है वो एक एविडेंस होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी हम चीज़ें करें उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। कोई भी एंट्री, फेक एंट्री हम बिजनेस में नहीं कर सकते। तो जो एक्चुअल में हुआ है उसका एविडेंस एज ए वाउचर हम उसको पहले वाउचर प्रिपेयर करते हैं, फिर जर्नल एंट्री करते हैं। तो बुक में रिकॉर्ड करने से पहले जो भी अपना ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस वाउचर जो है वो बन जाता है, और वो वाउचर एक रिटर्न फॉर्म में होता है, और इसको हम एविडेंस मानते हैं। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसका प्रूफ मानते हैं, और उसी प्रूफ के बेस पे एंट्री होती है। द एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको सोर्स डॉक्यूमेंट भी माना जाता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कैश मेमो है, हमने कोई चीज़ कैश खरीदी तो उसका प्रूफ है कैश मेमो। परचेज बिल हो सकता है जो हमने क्रेडिट पे खरीदी, सेल बिल हो सकता है, पे इन स्लिप हो सकता है, जैसे बैंक में कुछ डिपॉजिट कराया तो बैंक की पे इन स्लिप जो होती है वो हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करती है। वाउचर जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। वाउचर्स आर प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द फर्म एंड दे स्पेसिफाई द अकाउंट टू डेबिटेड और क्रेडिटेड। उसमें जो भी अकाउंट हमने डेबिट क्रेडिट किया है उसको स्पेसिफाई किया जाता है, और उसी वाउचर के बेस पे हम ट्रांजेक्शन को फर्स्ट बुक जो हमारी जर्नल है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो वाउचर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पे ही जर्नल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो वाउचर आर प्रिंटेड forms and it specify the account to be debited or credited. On the basis of voucher, transaction are recorded for the first time in the book of original entry in journal or subsidiary books. As accounting entries are passed on the basis of voucher are usually called accounting voucher, and source document of each transaction attached with the voucher. All the vouchers are numbered and signed by the मैकर जो है वो अकाउंटेंट होता है, उस वाउचर का सीरियल नंबर होता है, वो प्रिंट रहता है उस पर, और उसके साइन होते हैं ताकि जिसने भी एंट्री की है वो उस चीज़ का प्रूफ दे रहा है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या इवेंट इस टाइम पे हुआ था और उसको हमने बुक में रिकॉर्ड किया। ये एविडेंस होता है। इसी के बेस पे वाउचर से ही जब आगे कोई भी हमारे बिजनेस के अकाउंट्स चेक करना चाहे तो उस वाउचर के बेस पे वो सारी एंट्रीज जो है वो चेक कर सकता है। फिर अगला जो है हम समझने जा रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड आपके सुना हुआ है, कोई भी हम जैसे खरीदने जाते हैं वहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है, जैसे 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट भी अलग अलग टाइप से होता है। डिस्काउंट एक तरह से रिडक्शन है, जो भी हमारा प्राइस है गुड्स का उस पर, तो इसको हम समझ रहे हैं। एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द बिजनेस एंटिटी टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट इज टू टाइप, दो टाइप का डिस्काउंट होता है बिजनेस में। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट
when a dealer of goods is allowed reduction in the price of goods at fixed percentage on the list price or catalog price by the another dealer while making the sales, it is called trade discount. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? पर जो इनवॉइस प्राइस है, बिल में पर्टिकुलर रेट होती है, उस रेट पे ये डिस्काउंट होता है। तो ये क्या है, सिमिलरली बिजनेस ट्रेडिशन के थ्रू दिया जाता है, जिससे कि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो परचेज करने के लिए। जैसे 100 रुपये का आइटम है, उस पर हमने को 20 रुपया प्रॉफिट कमाना है, तो पहले हम उसका प्राइस जो है 130 रुपये शो कर दें और उस पर बताएं कि 10 रुपये का डिस्काउंट है। तो ये एक तरह का ट्रेडिशन है, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड गिविंग द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस, ultimate customer of goods get product at the list price. It is generally offered by manufacturer of goods or wholesaler to retailer. This reduction in list price deducted from the sale price directly, so the entry is passed for the net amount of sale price. Hence, there is no entry for trade discount passed in the books of account. तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि एक्चुअल में ये प्राइस बताने का तरीका है। कोई भी प्राइस है तो जनरली एमआरपी जो होती है उस पर जो होलसेलर हैं उनको कम रेट में मिलता है, वो वापस अपने रिटेलर को सेल करते हैं, तो उस पर पर्टिकुलर डिस्काउंट देते हैं, ताकि जो डिस्काउंट का मार्जिन है वो उनका प्रॉफिट रहता है। तो इसी तरह मैन्युफैक्चर भी देता है होलसेलर को। तो ये एंट्री जो होती है वो परचेज प्राइस से ही करते हैं हम, तो इसमें इसको बुक में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नेट प्राइस से ही इसको बुक में एंटर किया जाता है। अब जो दूसरा है कैश डिस्काउंट, वो थोड़ा सा इससे अलग है और इसको देने का पर्पस भी अलग है। ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, और अब जो कैश डिस्काउंट है उसको हम समझने जा रहे हैं। व्हेन द डेटर आर अलाउड सम डिस्काउंट रिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू, तो ये डेटर को दिया जाता है जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया, ताकि वो पैसा हमें जल्दी दे दे, डिले नहीं करे, विद इन टाइम पीरियड या स्पेसिफिक टाइम पीरियड या एट ए टाइम पेमेंट कर दें, तो उस पर हम पर्टिकुलर डिस्काउंट देते हैं। तो ये हमारे लिए कैश डिस्काउंट कहलाता है। When the debtor are allowed some discount reduction in the amount due, include them for prompt payment or make payment within a specific time, it is called cash discount. It is always recorded in books of account. ये बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, और ये दो टाइप का होता है। डिस्काउंट अलाउड, अगर हम सेल कर रहे हैं और अगले को हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा, और हम खरीदने जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वही डिस्काउंट हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड बन जाता है। Discount allowed, if the case discount is allowed to a debtor include to make prompt payment, is called discount allowed, and it is loss for us, so it is debited to profit and loss account. And discount received, if the case discount is received by creditor for making prompt payment of goods bought, it is called discount received, and it is income, so it is credited to profit and loss account. बाद में जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब इसको ट्रीट करना होता है। तो हमने समझा डिस्काउंट को दो टाइप का है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब अगला हम समझने जा रहे हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर एक पर्सन होता है जो बिजनेस चलाता है। प्रोपराइटर इज ए पर्सन हु मेक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, मैनेज एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इन द अकाउंटिंग। प्रोपराइटर इज कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी, सो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम कंसिडर्ड एज ए इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रोपराइटर वो पर्सन है जो किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, और वो बिजनेस का ओनर होता है, और वो सारी की सारी रिस्क जो है वो उस प्रोपराइटर की होती है। और अकाउंटिंग में वो प्रोपराइटर जो है वो सेपरेट ट्रीट किया जाता है बिजनेस से। प्रोपराइटर और बिजनेस दोनों को अलग अलग माना जाता है। तो बिजनेस में जो भी प्रोपराइटर ने पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए एक तरह से लायबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। तो ये प्रोपराइटर समझा हमने। अब हम आगे समझने जा रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में बेसिक जो हमने बुक कीपिंग समझा था, तो बुक कीपिंग में दो बुक्स जो है जर्नल और लेजर रखी जाती है, वो ही मिलके बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाती है। द टर्म्स बुक ऑफ अकाउंट रेफर टू जर्नल एंड लेजर ऑफ अ बिजनेस and in which all the financial transactions are recorded for an accounting period. It is large scale business house where volume of transaction is very large. Journal is further subdivided into various subsidiary books or books of original entries.
जर्नल और लेजर ये दोनों मिलके बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाते हैं। और जहाँ बिजनेस कंसर्न बहुत बड़ा है तो वहाँ जर्नल का सब डिवाइडेशन किया जाता है, जिसको सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। उसमें जर्नल की जगह अलग अलग बुक्स बनाई जाएगी, जिनमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। और ये सब जर्नल का ही सब डिवाइडेशन है, इसलिए इनको सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। तो कुल मिला के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो चीज़ें इंक्लूड होगी, जर्नल और लेजर। और जहाँ बड़ी बिजनेस कंसर्न है वहाँ जर्नल का वापस सब डिवाइडेशन हो सकता है, जो अलग अलग बुक्स में हो सकता है, वो हमने समझा। अब हम आगे समझने जा रहे हैं, वो है एंटिटी। बार बार बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज होता है, तो बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है कि बिजनेस कंसर्न। एन एंटिटी इन अकाउंटिंग लैंग्वेज रेफर टू द इकोनॉमिक यूनिट। एक इकोनॉमिक यूनिट है जो पर्टिकुलर किसी बिजनेस को या इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में लगी हुई है। कोई भी बिजनेस कंसर्न जो बिजनेस का नाम है वही एंटिटी कहलाता है। जैसे लाइक मारुति सुजुकी, डाबर इंडिया या राजस्थान मेडिकल स्टोर या कुछ भी दुकान का जो भी शॉप का नेम है, जिस नाम से बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस एंटिटी कहलाता है। और ये बिजनेस एंटिटी जो है इसके ओनर से, प्रोप्राइटर से सेपरेट होता है। तो यहाँ पे बिजनेस को एक इमेजिनरी एंटिटी माना जाता है जो उसके ओनर से सेपरेट होता है। फिर हम समझ रहे हैं एंट्री। एंट्री जो बुक में, जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एन एंट्री। बुक्स ऑफ अकाउंट आपने अभी समझा ही है, जर्नल। ईच ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय द वाउचर। ये वाउचर भी हम समझे, कोई ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है और उससे हर एक एंट्री सपोर्टेड होती है। मतलब एंट्री डायरेक्ट अपन नहीं कर सकते, उसके पीछे जो भी ट्रांजेक्शन है उसका प्रूफ यानी कि वाउचर साथ में लगा होता है। There should be no entry in the books of account without voucher and there should be no voucher without its entry in the books of account। तो ये हमने समझा एंट्री को। तो अगला हम समझने जा रहे हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक बिजनेस में वर्ड यूज किया जाता है। पर्टिकुलर जो लाइव है, चाहे किसी भी टाइप का जो एनिमल हो सकता है, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। एनिमल लाइक हॉर्स, ऑक्स, कैमल etc आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय अटैचिंग देम इनटू कार्ट। Thus live animals like term as a livestock in the business transaction, they are shown under the fixed assets in balance sheet। तो उनको हम पर्टिकुलर, जैसे मान लो कोई हॉर्स परचेज किया जिसका पर्पस है हमारे बिजनेस की जो गुड्स है एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर करेंगे। तो बहुत सारे बिजनेस का नेचर इस टाइप का होता है कि उसमें इस टाइप की जो एनिमल्स हैं यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल्स बिजनेस में परचेज किए जाएंगे तो वो लाइव स्टॉक कहलाएंगे। उनको उस एनिमल के नाम से हम एंटर नहीं करके लाइव स्टॉक के नाम से बुक में एंटर करते हैं। फिर है इनवॉइस और बिल। जनरली जब भी कुछ सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो उसका बिल बनता है, उसी को हम इनवॉइस या बिल बोलते हैं। एन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स व्हेन द सेल ऑफ गुड्स टू बायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब भी क्रेडिट पे सेल करता है सेलर, तो वो जो बिल बनाता है उसको इनवॉइस बोलते हैं। इट इज़ प्रिपेयर इन डुप्लीकेट, इट कंटेंट डिटेल लाइक नेम ऑफ बायर, डिटेल of goods sold, rate, quantity, amount of sales. Original copy of bill is given to the buyer while office copy invoice is remained by the seller for as a evidence for recording transaction in the books of account। तो कैश अगर बेचा जाए तो उसका जो बिल बनेगा उसको कैश मेमो बोलते हैं, लेकिन क्रेडिट पे जब सेल करते हैं तो वो इनवॉइस कहलाता है। इनवॉइस सेलर बनाता है और उसकी मेन ओरिजिनल कॉपी बायर को देता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने बुक में एंट्री करने के लिए रखता है। तो ये हुआ इनवॉइस। अब है आगे अलाउंसेस। अलाउंसेस डिस्काउंट की तरह ही है जो हमने समझा था। इफ सम रिडक्शन इन सेल प्राइस इज गिवन टू ए कस्टमर ड्यू टू सम माइनर डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड अलाउंसेस। डिस्काउंट की तरह ही है लेकिन रीज़न इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है। डिस्काउंट जो है वो देते हैं हम या तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के बदले या ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे अलाउंस देने का पर्पस ये होता है, मान लो कोई ऐसा छोटा मोटा डिफेक्ट है जिस वजह से कस्टमर को हम थोड़ा सा पैसा कम कर रहे हैं, तो वो अलाउंस कहलाता है। इट इज़ ट्रेडेड सिमिलर टू डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हम दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस हो गया और अगर हमें रिसीव हो रहा है
तो हमारे लिए ये इनकम हो जाता है। अगला जो हम समझने जा रहे हैं वो है बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स जो है वो डेटर को हम शॉर्ट में बोलते हैं, और बैड डेब्ट्स वो डेटर हैं जो पैसा नहीं दे सकता। बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। बैड डेब्ट्स वो अमाउंट है जो डेटर से अब रिकवर नहीं हो सकता, जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया था, अब वो पैसा नहीं दे रहा है, तो वो अमाउंट हमारे लिए बैड डेब्ट्स कहलाता है। ड्यू टू डिस्प्यूट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर, ये डिस्प्यूट की वजह से भी हो सकता है या इंसॉल्वेंसी की वजह से भी हो सकता है। इंसॉल्वेंसी मतलब वो उसमें कैपेसिटी नहीं है पेमेंट करने की, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन कहलाती है। बैड डेब्ट्स इज लॉस सो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे लिए नुकसान है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। फिर अगला हम समझ रहे हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू द टर्म इज यूज विद रेफर ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट मशीनरी फर्नीचर। जो भी हमारे फिक्स एसेट्स है उससे रिलेटेड ये टर्म है। जो बुक वैल्यू है वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फिक्स एसेट्स की जितनी एक्चुअल वैल्यू थी स्टार्टिंग में, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बच रही है एंड में, वो बुक वैल्यू कहलाती है। द टर्म is used with the reference of fixed assets like plant, machinery, furniture. At the end of accounting period, fixed assets are shown at the cost less depreciation. It is called book value. Means book value is equal to cost minus depreciation. ये समझा हमने बुक वैल्यू को। अगला हम समझने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टर्म जी भी फिक्स एसेट से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन रेफर टू कंटिन्यू एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जो भी हमारे फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू में जो कमी आ रही है, कंटिन्यू हम उसको यूज़ करते हैं, उस वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, या जो टाइम पीरियड निकल रहा है उससे उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ये क्या नॉन कैश एक्सपेंसेस है, हमें कैश में पे नहीं करना होता है, लेकिन जैसे 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 हमने कोई नई बाइक खरीदी, उसको साल 2 साल 3 साल यूज़ किया, और उसके बाद हम उस बाइक को अगर बेचेंगे तो उसकी वैल्यू मार्केट में कम आकी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पुरानी हो गई। पुरानी होने की वजह से जितना हमने यूज़ किया, उस यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू डाउन हुई, या टाइम पीरियड निकला उस वजह से उसकी वैल्यू डाउन हुई, तो उसको हम डेप्रिसिएशन से इवेल्युएट करते हैं। इट इज़ चार्ज एवरी ईयर as an expenses or loss in the value of fixed assets to determine the cost of production of goods properly. जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मशीन यूज़ हो रही है कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने पे, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसकी जो वैल्यू डाउन हो रही है, वो हम डेप्रिसिएशन से काउंट करते हैं। और जस्ट हम भी हमने समझा ही था, किसी भी एसेट्स की बुक वैल्यू निकालनी हो तो जो उसकी कॉस्ट है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को समझा। तो डेप्रिसिएशन एक तरह से क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूटिलाइजेशन और ए फ्लक्स ऑफ टाइम नॉन एज डेप्रिसिएशन। अब अगला है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उस पर्सन को बोलते हैं जो अपना पेमेंट करने की कैपेसिटी में होता है। अ पर्सन और बिजनेस एंटिटी हु इज इन अ पोजीशन टू पे डेब्ट्स इन फुल इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वह पर्सन जो अपना पूरा पैसा जो भी उससे बाकी हम मांगते हैं वो देने की कंडीशन में है, तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और ये कंडीशन जो है वो सॉल्वेंसी की कहलाएगी। और अभी हमने जैसे अभी बैड डेब्ट्स में समझा था इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंट का मतलब वो भी हम समझते हैं। Insolvent, if a person or business entity is not in position to pay its due in full, it is said be insolvent. ऐसा पर्सन जो अपना जो भी पैसा बाकी है वो देने की कंडीशन में नहीं है, या तो पूरा का पूरा या पार्टली जितना वो नहीं दे पा रहा है, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। और ये सिचुएशन व्हेन it is that situation in which a particular person cannot pay his debts and not capable to pay his debts is called insolvency and person called insolvent. तो insolvency वो कंडीशन है जिसमें अगला पैसा नहीं दे पा रहा है और वो पर्सन कहलाएगा insolvent. In such case the liquidator appointed by the court, तो इस केस में कोर्ट जो है वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है जो उसका प्रोपोर्शनेट निकालता है कि भाई कितना परसेंट ये दे पाएगा। जैसे मान लो किसी पर्सन की कैपेसिटी है ही नहीं, उसके पास इतनी एसेट्स है ही नहीं कि वो अपना पेमेंट कर सके, तो उसकी एसेट्स की वैल्यू आंकी जाएगी और उसका जो टोटल लोगों को देना निकल रहा है उसका कितना परसेंट उसकी एसेट्स है, तो उस प्रोपोर्शनेट में ही वो कोर्ट जो है ऑर्डर देता है कि भाई इतना पैसा ही ये दे पाएगा।
ताकि वो फुल सेटलमेंट हो जाए। तो ये समझा हमने इंस्टॉलमेंट। तो ये कंप्लीट होती है हमारी सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसको हमने 3 पार्ट में समझा, पार्ट 1 पार्ट 2 जो हम पहले समझ चुके हैं, और आज हमने पार्ट 3 समझा। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म है जो हम आगे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे, और उससे आगे की चीज़ क्लासिफिकेशन और समराइजेशन सीखेंगे। तो उनमें ये टर्म्स बार बार आएंगी बीच बीच में, तो इनको समझना अच्छे से ज़रूरी है। तो ये आप अच्छे से समझें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपने लाइव क्लास में इसको वापस डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।